गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, मतलब क्या है इसका वो हम समझ लेते हैं। देखो, हमारे न्यूरॉन्स जो हैं या हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स चाहे वो सीएनएस टू टिश्यू हो चाहे वो टिश्यू से सीएनएस हो, वो सारे सिग्नल जो है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ही क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि किस तरह से वो जो सिग्नल है जिनको हम नर्व इम्पल्स बोल रहे हैं वो किस तरह से जनरेट होते हैं और किस तरह से वो मूव करते हैं या कंडक्ट होते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन या फ्रॉम सीएनएस टू टिश्यू या टिश्यू टू सीएनएस, वो किस तरह से सिग्नल जो है वो कंडक्ट होते हैं और जनरेट होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको बहुत सिंपल से तरीके से एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसी को देखते हुए सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा पाऊं और आप इसको जो है इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेल की, न्यूरॉन सेल की, न्यूरॉन की बात करते हैं। सपोज कि न्यूरॉन का ये एक्सोन वाला पार्ट है, न्यूरॉन का ये कौन सा पार्ट है, एक्सोन वाला पार्ट है। ठीक है, अंदर जो है वो यहां क्या भरा हुआ है, एक्सोप्लाज्म। अंदर वाला पोर्शन क्या हो गया, एक्सोप्लाज्म। और हमें पता है सेल के बाहर भी क्या होगा, फ्लूइड होगा। सेल के बाहर भी क्या होगा, फ्लूइड होगा, जिसको बोलेंगे सेल बिल्कुल इनसाइड निकलेंगे, आउटसाइड फ्लूइड ऑफ एक्सोन। अंदर का जो फ्लूइड है वो एक्सोप्लाज्म और बाहर का आउटसाइड फ्लूइड ऑफ एक्सोन कहलाता है। इसको इस तरह से समझें। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सेल जो है, न्यूरॉन सेल जो है वो क्या होती है, पोलराइज होती है। न्यूरॉन सेल जो है वो क्या होती है, पोलराइज होती है। क्या होता है ये पोलराइज सेल, क्या है उसको हमें समझना है। देखो, जो डाटा एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है उसी बेसिस पर हम इस चीज को समझ रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि सोडियम आयन जो है वो क्या है, उनका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। कहां बना है, मैंने कहां लिखा है, हाई, आउटसाइड द फ्लूइड। और अंदर क्या है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन लो, पहली बात। दूसरा, पोटेशियम आयन जो है वो बाहर क्या है, उनका कंसंट्रेशन क्या है, लो है। और अंदर जो पोटेशियम आयन है उनका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। ठीक है, तीसरी बात एक और लिखी गई है कि यहां पर जो नेगेटिव आयंस प्लस प्रोटीन है, ठीक है, वो भी यहां क्या है, हाई अमाउंट में। ठीक है, रिपीट करते हैं। सोडियम आयन जो है बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। पोटेशियम आयन अंदर कम है, सॉरी बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। नेगेटिव आयंस प्लस नेगेटिव प्रोटीन्स जो है, नेगेटिव आयन प्लस नेगेटिव प्रोटीन जो है वो क्या है, हाई है। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी। यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है यहां किस के थ्रू होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा यहां सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। यहां पर ये बात समझ में आ गई। ये एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही मैंने लिखा है यहां। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इस तरह का ट्रांसपोर्ट जिसमें काहे की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। इस तरह का ट्रांसपोर्ट जिसमें काहे की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, और जो हमेशा लो कंसंट्रेशन से कहां होता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो सपोज
ये मैं एक चैनल या एक पंप बना रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, सोडियम पोटेशियम पंप बोल दिया, जो कि सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। सोडियम इधर पोटेशियम जाता है, पोटेशियम क्या है इधर हाई है, और इधर सोडियम क्या है हाई है। तो मैं बोल रहा हूं क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर टाइम की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा लो टू हाई मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का, आयंस का। तो क्या होगा, इधर से सोडियम आयन इधर जाता है, इधर कम है, तो सोडियम आयन कहां से, कम से। इधर सोडियम आयन क्या है, लो, ठीक है। इधर पोटेशियम आयन क्या है, लो। तो लो से सोडियम आयन लो से कहां जाएंगे, हाई की तरफ, और पोटेशियम आयन कहां से जाएंगे, लो से हाई की तरफ। कितने जाएंगे, कितने सोडियम आयन जाएंगे, यहां सोडियम आयन का नंबर होगा। सोडियम पोटेशियम पंप का जो स्ट्रक्चर है या इसका जो बनावट है वो इसी तरह से है कि इसमें से 3 सोडियम आयन जा सकते हैं और 2 ही पोटेशियम आयन आएंगे, इक्वल नहीं जाएंगे, ये हमें याद रखना है। तो कितने हो गए और कितने आ गए, यहां पर 2 पोटेशियम आयन, 3 सोडियम आयन चले गए, 2 पोटेशियम आयन क्या हो गए, अंदर आ गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें पता है बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप हो रहा है, और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या किया गया, सोडियम आयन बाहर गए, पोटेशियम आयन क्या हुआ, अंदर आए, ठीक है। तो देखो अब यहां समझो इसको, कितने सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं, 3 सोडियम आयन, कितने पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन। तो क्या होगा, इसका एक कैलकुलेशन हम देखते हैं। जैसे मान लो सोडियम पोटेशियम आयन का जो ट्रांसपोर्ट है वो कितनी बार हो रहा है, 100 टाइम हो रहा है, 100 टाइम। तो मेरे को ये बताओ कि बाहर कितने सोडियम आयन चले जाएंगे, 100 टाइम हो रहा है, तो 3 एक बार में जाते हैं, तो बाहर 100 टाइम में कितने बार चले जाएंगे, 300। और 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, 100 टाइम में कितने आ जाएंगे अंदर, 200। डिफरेंस कितने का हो गया, 100 का। मतलब दोनों के बीच में जब ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव और सोडियम और पोटेशियम के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, या बोल सकते हैं कि ओवरऑल सेल के बाहर पॉजिटिव आयन, सेल के अंदर पॉजिटिव आयन का डिफरेंस कितना हो गया, 100 हो गया धीरे धीरे। और ये डिफरेंस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बाहर सेल के क्या हो गया, पॉजिटिव आयन ज्यादा कलेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो सोडियम हो। सेल के अंदर पॉजिटिव आयन क्या होंगे, कम कलेक्ट होंगे। तो सेल के बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा, सेल के अंदर पॉजिटिव आयन क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। एक और चीज होगी यहां पर साथ में, ये जो पोटेशियम आयन अंदर आते जा रहे हैं, ये पोटेशियम आयन अंदर आते जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। तो एक और चीज होगी साथ में कि एनसीईआरटी के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो मेम्ब्रेन है, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो मोर परमिएबल है, किसके लिए, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, मोर परमिएबल है, किसके लिए, मोर परमिएबल किसके लिए, पोटेशियम के लिए। और लेस परमिएबल किसके लिए, लेस परमिएबल किसके लिए, सोडियम के लिए। तो एक चीज और होगी, जो पोटेशियम यहां कलेक्ट हो रहा है वो पोटेशियम क्या होंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में से पोटेशियम जो है बाहर निकलेंगे। क्यों, क्योंकि पोटेशियम के लिए ये मेम्ब्रेन जो है काफी ज्यादा क्या है, परमेबल है, ठीक है। कुछ सोडियम जो है वो क्या होंगे, अंदर भी आएंगे, लेकिन बहुत कम अमाउंट में सोडियम अंदर आएंगे, लेकिन कंपैरिजन टू द
पोटेशियम जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो क्या हुआ, पॉजिटिव आयंस पहले अंदर ज्यादा थे, सॉरी बाहर ज्यादा थे, अंदर कम थे, लेकिन पोटेशियम आयन और ज्यादा अमाउंट में क्या हो गए, बाहर निकल गए। थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज था, किसकी वजह से था, पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम की वजह से था, लेकिन जो बचा कुचा पोटेशियम था वो भी बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव आयन जो है वो बहुत कम हो गए कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इसी वजह से सेल के बाहर जो है वो सेल के मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो पॉजिटिव और सेल के अंदर जो है वो नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से सेल के बाहर और अंदर एक पॉजिटिव नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल क्या हो गई, पोलराइज हो गई। ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, बाहर मैंने कुछ नहीं बताया, जो एनसीईआरटी के अंदर उसी को हमने समझाया है। एक दूसरा मेथड मैंने समझाया था तुम्हें ऑनलाइन क्लास में, वो भी सही है। अगर ये इजी लगता है तो ये भी सही है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। मेरे ख्याल से ये तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि ये लाइन टू लाइन मैंने समझाया है। ठीक है, बताओ क्लियर है। तो इस कंडीशन में जहां पर सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज, तो हम बोलेंगे सेल क्या हो गई, पोलराइज हो गई। ठीक है, पोलराइज सेल को हम बोलते हैं कि सेल किस स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में है। ठीक है, पोलराइज सेल को हम क्या बोलते हैं कि सेल क्या है, रेस्टिंग स्टेट में। तो सेल तुम्हारे अब एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है, डायग्राम किस तरह का बना हुआ है, ये बाहर सारा पॉजिटिव दे रखा है, अंदर नेगेटिव दे रखा है, फिर बाहर पॉजिटिव दे रखा है, अंदर नेगेटिव दे रखा है। यही समझ में नहीं आता ये पॉजिटिव नेगेटिव है। अब समझ में आ गया होगा कि बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा है कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल, इसलिए सेल के अंदर क्या होती है, एक सेल जो है वो क्या होती है, पोलराइज होती है। सेल के अंदर का जो इस चार्ज डिफरेंस की वजह से सेल के अंदर एक पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसका वैल्यू जो होती है क्या होती है, -70 मिलीवोल्ट होती है। ये हमें याद रख लेना है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं सेल का रेस्टिंग पोटेंशियल, सेल का रेस्टिंग पोटेंशियल। ये वैल्यू कहां से आई, ये वैल्यू यहां से आई कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है। ठीक है, तो चार्ज डिफरेंस होने की वजह से एक जो है एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, जिसको हमने क्या बोला, रेस्टिंग पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू कितनी है, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेल पोलराइज क्यों होती है। ठीक है, अभी तक हमने बात नहीं की कि नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है, कैसे कंडक्ट होती है। अभी तक तो हमने यही बात की है कि सेल पोलराइज होती है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। सेल है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। बोल सकता हूँ कि सेल जो है वो क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल में है, या सेल जो है क्या है, पोलराइज है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ अभी सेल क्या है, रेस्ट में, पोलराइज है। जैसे ही क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस मिलता है, कोई भी स्टिमुलस मिलता है, किसको, हमारी बॉडी में कोई भी स्टिमुलस मिलता है, वो स्टिमुलस जो है जब नर्व सेल तक पहुंचता है तो क्या होता है, इस स्टिमुलस की वजह से, इस स्टिमुलस की वजह से बाहर पड़े हुए सोडियम आयन जो है, बाहर पड़े हुए सोडियम आयन जो है वो तेजी से कहां जाना स्टार्ट हो जाता है, न्यूरॉन सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। बाहर पड़े हुए सोडियम आयन जो है उनका मूवमेंट जो है वो कहां से कहां हो जाता है, आउटसाइड से इनसाइड द सेल। इसी को हम बोलते हैं
इसी को हम बोलते हैं सोडियम, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। क्या स्टार्ट हो जाता है सोडियम का? रैपिड इन्फ्लक्स। तो सोडियम आयन क्या होंगे? अंदर आके क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको हम कुछ जो है पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया होगा। तो सोडियम जो है वो तेजी से कहाँ है? सेल के अंदर आना स्टार्ट हो गया, जिसको हमने बोल दिया रैपिड इन्फ्लक्स। तो क्या होगा? जब सोडियम आयन बहुत सारे एक साथ बहुत सारे सोडियम आयन क्या होंगे? अंदर आएंगे, तो क्या होगा? अंदर जो है पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे, बाहर पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ये कहां हो रहा है? ये पूरे न्यूरॉन में एक साथ नहीं हो रहा है, न्यूरॉन के एक हिस्से में हो रहा है, न्यूरॉन के एक हिस्से में हो रहा है। तो क्या कंडीशन क्या हो गया? सोडियम आयन क्या हो गए? अंदर आ गए, तो अंदर पॉजिटिव आयंस बढ़ गए, बाहर पॉजिटिव आयन क्या हो गए? तो बोल देंगे कि बाहर क्या हो गया? मेम्ब्रेन नेगेटिव हो गई और अंदर क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अंदर का माहौल, अंदर का एनवायरनमेंट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, बाहर का क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। बोल सकते हैं ऐसा? ठीक है, एक ही बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जैसे ही सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होता है तो सोडियम का अमाउंट अंदर बढ़ जाता है, पॉजिटिव अंदर बढ़ जाता है, तो अंदर पॉजिटिविटी, बाहर नेगेटिविटी आ जाती है। तो इससे क्या हुआ कि मेम्ब्रेन जो पोलराइज थी, अब वो कंडीशन नहीं रही। मेम्ब्रेन क्या हो गई है? मेम्ब्रेन के अंदर चार्जेस जो हैं वो चेंज हो गए, मतलब बाहर नेगेटिव, अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं कि मेम्ब्रेन क्या हो गई? डीपोलराइज हो गई। मेम्ब्रेन क्या हो गई? डीपोलराइज। अब क्या होगा? तो इस तरह से डीपोलराइज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होगी? जनरेट होगी। यहां से जनरेशन स्टार्ट होगा इंपल्स का, यहां से इंपल्स का क्या होगा? जनरेशन स्टार्ट होगा। पोलराइज मेम्ब्रेन जब डीपोलराइज होती है तो वहीं से मेम्ब्रेन का जो नर्व इंपल्स है वो क्या होती है? जनरेट होती है। तो यहीं से स्टार्टिंग हुई जनरेशन। अब क्या होगा? ये चार्ज जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो चार्ज अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा? एक सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक इंपल्स जनरेट हो जाएगी। बात समझ में आई? चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक चार्ज के बीच में क्या बनेगा? एक सर्किट बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक कंप्लीट सर्किट बन जाएगा, और सर्किट बनने से क्या हो जाएगी? इंपल्स जनरेट हो जाएगी। हमें पता है कि जब करंट फ्लो होता है तो करंट जब भी फ्लो होगा जब एक सर्किट बनेगा, तो यहाँ पे एक सर्किट बन जाएगा जिससे क्या होगा? करंट फ्लो होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ एक इंपल्स जनरेट हुई। अब आगे क्या होगा? इसी तरह से सोडियम आयन यहाँ आ गए, यहाँ बहुत सारे सोडियम आयन क्या हो गए? बन गए पर्टिकुलर जगह पर। सोडियम आयन होने की वजह से यहाँ पर चार्ज चेंज हुए, चार्ज चेंज होने की वजह से क्या हो गया? यहाँ एक इंपल्स जनरेट हो गई। अब ये सोडियम आयन जो है इधर मूव करेंगे, धीरे धीरे पूरे न्यूरॉन के अंदर सोडियम आयन क्या होंगे? फैलेंगे। तो यहाँ भी वही कंडीशन रहेगी, यहाँ भी क्या होगा? बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव। तो ये एक सेक्शन था, ये बी सेक्शन है, ऐसा बोल सकते हैं कि ए सेक्शन में पहले इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई, ठीक है, फिर यहाँ के बाद इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ ट्रांसफर हो गई? बी के अंदर ट्रांसफर हो गई। लेकिन जैसे ही बी के अंदर ट्रांसफर होती है तो यहाँ वापस से क्या हो जाता है? चार्जेस अपनी जगह पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन वापस कहाँ इस तरफ चले गए, तो यहाँ सोडियम आयन की कमी वापस हो गई, पॉजिटिव आयन वापस कम हो गए, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाहर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे बढ़ा, ए से इंपल्स कहाँ गया? बी में। इसी तरह से न्यूरॉन के सेक्शंस, अलग अलग सेक्शन में ये इंपल्स जो है, ये चार्जेस का जो है वो डिफरेंस होता रहता है, और डिफरेंस होने की वजह से इंपल्स जनरेट होते हुए, और यही इंपल्स जो है वो कंडक्ट होती रहती है, यही मूवमेंट होता है चार्जेस का। डिपोलराइजेशन हो गया। अब देखो यहां पर वापस से क्या हुआ? वापस से क्या हुआ? वापस से पुरानी कंडीशन आ गई ना। डीपोलराइजेशन में कंडीशन चेंज हो गई थी, बाहर माइनस अंदर प्लस हो गया था।
लेकिन जैसे ही सोडियम आयन आगे बढ़े, जैसे सोडियम आयन की वापस से यहाँ कमी हुई, बाहर कंप्रेशन टू तो बाहर ज्यादा है सोडियम आयन, वापस से यहाँ क्या हो गया, पोलराइजेशन वाली कंडीशन आ गई। मतलब वापस से क्या हो गया, यहाँ पर रीपोलराइजेशन हो गया। पोलराइज थी, डीपोलराइज हुई मेम्ब्रेन, उसके बाद वापस से क्या हो गई, रीपोलराइज। तो धीरे धीरे इंपल्स आगे बढ़ती जाएगी, पीछे की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती जाएगी, रीपोलराइज होती जाएगी। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पीछे की मेम्ब्रेन क्या होती जाएगी, रीपोलराइज होती जाएगी। लास्ट में इसके बाद बात करेंगे, लास्ट में क्या होगा, कहां पहुंचेगी मेम्ब्रेन, ये इंपल्स जो है कहां पहुंचेगी, जब नर्व एंडिंग में पहुंचेगी। ये एक्सोन की बात करें तो एक्सोन में लास्ट क्या है, नर्व एंडिंग। ठीक है, लास्ट में यहां होती वो कहां पहुंचेगी, नर्व एंडिंग में पहुंचेगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें समझना है यहां क्या होगा। जैसे ही इंपल्स यहां पहुंचती है तो यहां पर कुछ नया होता है, कुछ अलग होता है। नया क्या होता है कि यहां पर कुछ स्पेशल चैनल प्रेजेंट होता है। तो जैसे ये इंपल्स इस मेम्ब्रेन में पहुंचती है, ये चैनल क्या हो जाती है, एक्चुअली में कैल्शियम चैनल्स होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है वो यहां पहुंचती है, सिलेक्टिक नोब में पहुंचती है, तो कैल्शियम चैनल क्या होंगे, ओपन होंगे, जिससे बहुत सारा कैल्शियम आयन जो है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि सिनेप्टिक नोड के अंदर क्या पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं, वेसिकल्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं, वेसिकल्स पड़े हुए हैं। इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, केमिकल्स भरे हुए हैं, जिनको क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं इनको, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, इंपल्स बढ़ता हुआ कहां तक आया, सिनेप्टिक नोड तक आया। सिनेप्टिक नोड में आते ही क्या हुआ, कैल्शियम चैनल जो वहां प्रेजेंट थे, उस इंपल्स की वजह से वो चैनल्स क्या हुए, ओपन हुए। चैनल ओपन होने की वजह से कैल्शियम आयन अबंडेंट अमाउंट में कहां आ गए, सिनेप्टिक नोड के अंदर आ गए। ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, इस वेसिकल को इंड्यूस करते हैं, पुश करते हैं कि ये जो है वो कहां जाए, सिनेप्टिक नोड की मेम्ब्रेन पे जाए और अपने आप को ब्रेक कर कर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको कहां रिलीज कर दे, न्यूरॉन के बाहर। कहां रिलीज कर दे, सिनेप्टिक नोड के बाहर रिलीज कर दे। तो इस तरह से क्या हुआ, एक न्यूरॉन के अंदर नर्व इंपल्स जनरेट हुई, धीरे धीरे कंडक्ट हुई, और जब सिनेप्टिक नोड तक आई तो वो नर्व इंपल्स जो है उसने अपना सारा पोटेंशियल जो है उसका यहाँ खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा पोटेंशियल किस में लग जाएगा, कैल्शियम चैनल्स को खोलने में लग जाएगा। कैल्शियम चैनल खुलेंगे, ओपन होंगे, कैल्शियम चैनल जो है, ठीक है, कैल्शियम चैनल जो है वो इन न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेंगे, वेसिकल्स को क्या करेंगे, पुश करेंगे, वेसिकल्स ब्रेक होगी, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये न्यूरोट्रांसमीटर अब कहाँ जाएंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास सिग्नल लेकर जाएंगे, केमिकल सिग्नल लेके जाएंगे, और ये केमिकल सिग्नल उस न्यूरॉन के लिए अंदर क्या करेंगे, वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स वापस से उसके अंदर जनरेट करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक इंपल्स केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुई, केमिकल सिग्नल कहाँ गए, बाहर गए, केमिकल सिग्नल वापस से इलेक्ट्रिक इंपल्स में क्या होंगे, जनरेट होंगे। तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक कि उसका डेस्टिनेशन नहीं आ जाता, जब तक कि उसका डेस्टिनेशन नहीं आ जाता। अगर ये सीएनएस से आ रहा है तो उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, टिश्यूज, और अगर टिश्यूज से आ रहा है तो उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, सीएनएस। ठीक है, ये था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी की लैंग्वेज को ही ध्यान में रखते हुए उसी के बेसिस पर समझा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया। एक बार तुम लोग इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।